तो ये 13 का वर्ग जो है बराबर हो जाएगा x माइनस 7 का वर्ग प्लस में x का वर्ग। तो 13 का वर्ग है 169 बराबर है x का वर्ग प्लस में 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और माइनस में 14x और प्लस में रहेगा यहाँ पर x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x हैं प्लस 49 और ये 169 जब उधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी 2x स्क्वायर माइनस के 14x हैं और माइनस 120। अब ये सब 2 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 120 का हाफ करेंगे हो जाएगा 60। अब इसके हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी गुणा करें तो 60 आए, जोड़ करें तो 7 आए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 12 पंजे 60 माइनस के 12x और प्लस के 5x माइनस के 60 और ये किसके बराबर है? बराबर 0 हम लिख सकते हैं। इधर 0 था तो चाहे इसको उधर लिख दें। यहाँ से x कॉमन लेंगे x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे x माइनस 12। एक जोड़ा हो गया हमारे पास x माइनस 12 और एक हो गया x प्लस 5 बराबर 0। जब इसको बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू 12 आएगी और जब इसको बराबर रखोगे माइनस 5। कोई भी भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए x की वैल्यू 12। x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 12 यानी इसका आधार 12 हो जाएगा और 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज थी तो हमने कहा भाई कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग और बस जो चीज़ें हमारे पास थी उनको हमने पुट कर दिया और वहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। 2 संख्याओं का योग 27 दिया हुआ है। हम कह देते हैं माना पहली संख्या जो है वो x, पहली संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी यहां पर 27 माइनस x। जब योग 27 है तो एक x है तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। प्रश्नानुसार जो है इनका गुणनफल दिया गया है x गुणा में 27 माइनस x जो है वो बराबर है 182। तो यहाँ से अगर हम गुणा खोलते हैं तो 27 के x से गुणा 27x हो जाएगी माइनस x स्क्वायर बराबर 182। तो यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 और बराबर में बचेगा 0। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनकी गुणा करें तो 182 आए और जोड़ करें तो 27 आए। तो आप पाएंगे कि 13 और 14 की गुणा अगर हम कर देते हैं तो वो 182 होगा और इस 27 के स्थान पे हम 13x और 14x दोनों माइनस के लिखें प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 13 आएगा, माइनस 14 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 13 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो एक टुकड़ा हो जाएगा x माइनस 13 और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा x माइनस 14। तो जब इसको बराबर 0 रखोगे x की वैल्यू 13 आएगी, जब दूसरे को बराबर 0 रखोगे x की वैल्यू 14 आएगी। यानी पहली संख्या 13 है तो दूसरी 14 हो जाएगी और पहली 14 संख्या है तो दूसरी 13 हो जाएगी। इस प्रकार से ये 2 संख्याएं हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें जो चैप्टर में तीसरी एक्सरसाइज है वो अब इस साल नहीं आ रही है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो हम एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें जो हमने प्रूव करना है कि भाई कोई इक्वेशन हमें दे रखी है और हमने ये बताना है कि उसके समीकरणों की मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, वो हमने बताना। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0।
हमने बताना है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति डी के ऊपर डिपेंड करेगी। कोई भी इक्वेशन जो है इस रूप की हो सकती है ax² + bx + c बराबर 0। तो हम उसमें डी निकालते हैं और डी का एक फॉर्मूला है b² - 4ac। अगर ये 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे यानी रियल होंगे। और अगर ये बराबर 0 के हैं, डी अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक तो होंगे ही, साथ के साथ बराबर भी होंगे। वास्तविक भी है बराबर होंगे, यहाँ बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और अगर d 0 से छोटा आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो हम कहेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो ये रियल नहीं होंगे। यहाँ पर हम ऐसे इस प्रकार से हम सवालों को करेंगे। तो d वास्तविक भी हो सकते हैं, 0 के बराबर हो सकते हैं, 0 से छोटे भी हो सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो यहाँ a की जगह 2 है, b की जगह -3 है और c की जगह 5। तो d बराबर हो जाएगा हमारे पास b² - 4ac, यानी b की जगह हमारे पास -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, a की जगह 2 है और c की जगह 5। तो माइनस के 40 हैं और प्लस के 9, तो -31। d जो है वो 0 से छोटा है, तो हम कहेंगे मूल वास्तविक नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें हमने मूलों के बारे में बताना है कि इसके मूल कैसे हैं। तो जैसे कुछ और क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे कि अगर वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात भी करना है, फिर हम वैसे ही फैक्टराइज उसको कर देंगे, टुकड़े उसके बना देंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 बराबर है 0। तो इसके हमने देखना भाई मूल कैसे होंगे। तो यहाँ पर a हमारे पास है 3, b हमारे पास है -4√3 और c है 4। तो अब हमने इसमें d निकालना है। d निकालेंगे तो वो हो जाएगा b² - 4ac। तो -4√3 का स्क्वायर करेंगे, -4, a की जगह हमारे पास 3 है और c की जगह भी 4। इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया ये हो जाएगा 48 और ये 4 तिया 12, 12 चौक 48। तो d हमारे पास 0 आ गया। तो d अगर 0 आता है तो हम कहेंगे मूल वास्तविक भी हैं और बराबर होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और अगर मूल फाइंड आउट करने हैं, निकालने हैं, तो हम द्विघात सूत्र लगा सकते हैं कि -b ± √d/2a। तो यहाँ पर d की वैल्यू तो 0 है ही और b की वैल्यू है हमारे पास -4√3 और बाई में 2a, a की वैल्यू है 3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√3/3। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मूल आ गए, दोनों ही मूल बराबर होंगे और दोनों ही मूल होंगे 2√3/3। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमसे पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और बराबर भी होने चाहिए। तो जैसे हमको समीकरण दिया गया है kx ब्रैकेट x - 2 + 6 बराबर है 0 में के की क्या वैल्यू रखी जाए कि मूल बराबर हो जाए। पहले तो हम इसको खोल रहे हैं समीकरण को, kx² - 2kx + 6, ये द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो k है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू यहाँ पर 6। हम लिखेंगे कि मूल वास्तविक व बराबर होंगे। तो उसके लिए कंडीशन है यदि d बराबर होगा 0 के। d का मतलब हो गया b² - 4ac बराबर 0। तो b² यानी -2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k², -4 a की जगह है k और c की जगह है 6।
अगर ये 0 के बराबर होगा तभी मूल इसके बराबर होगा, यानी 4k² और यहाँ हो जाएगा 24k बराबर 0। तो यहाँ से देखें तो 4k कॉमन निकल रहा है, k माइनस 6 बचेगा बराबर 0। जब दो चीज़ों की गुणा 0 होती है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। तो जब हम 4k को बराबर 0 रखते हैं तो k की वैल्यू 0 आ जाती है, और जब हम k माइनस 6 को बराबर 0 रखते हैं तो k की वैल्यू 6 आ जाती है। तो इसकी वैल्यू जो है 0 होगी या 6 होगी। 0 होने पर तो ये समीकरण ही नहीं बन पाएगा, तो k की वैल्यू जब इसमें 6 होगी तब इसके मूल वास्तविक व बराबर होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें हम कर सकते हैं। अब कई बार ये भी आ जाता है कि क्या एक ऐसी स्थिति की संभावना व्यक्त की जा सकती है, आमों की बगिया के बारे में पूछा, इसने बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है और साथ में ये भी दे दिया कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है। तो हम मान लेते हैं माना बगिया की लंबाई, तो बगिया की लंबाई हमने मान ली x, चौड़ाई हम मान लेंगे क्योंकि लंबाई दुगनी दे रखी है, इससे चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं। तो बगिया की लंबाई जो है वो हो जाएगी इससे दुगनी यानी 2x मीटर। क्षेत्रफल का हमारे पास फॉर्मूला है लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी x गुणा में 2x, और ये बराबर आ जाएगा 2x²। प्रश्नानुसार और ये सारा जो है बराबर दिया हुआ है 2x² जो है वो किसके बराबर दिया गया है, क्षेत्रफल जो है हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया है 800, यानी 2x² माइनस 800 0 के बराबर होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि x² माइनस 400 बराबर होना चाहिए 0 के। तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, इसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ता है। तो हम d निकालते हैं, तो d का वही फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। अगर ये पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो सिचुएशन संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो b की जगह हमारे पास यहाँ पर कोई रकम बीच में नहीं है, तो b रहेगा 0 माइनस 4, a की जगह है 1 और c की जगह है माइनस के 400। अल्टीमेटली ये प्लस के 1600। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन संभव है, d 0 से बड़ा आ गया तो ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 हो। तो आगे हम इसको अगर सोल्व करें तो सीधा भी कर सकते हैं कि ये 400 जो है वो 20 का स्क्वायर होता है। तो एक बार दोनों के बीच माइनस का निशान लगाएंगे, एक बार प्लस का। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि x की वैल्यू या तो 20 आएगी या माइनस 20। लंबाई या चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर यहाँ पर 20 आ जाएगा, और y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास रह जाएगी x की वैल्यू जो है यहाँ पर 20 हो जाएगी, और जो लंबाई है वो इससे दुगनी हो जाएगी, 2 20 दूनी 40 यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल, एक सवाल और हम इसमें देखेंगे कि दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग दिया हुआ है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल भी दिया गया है। तो क्या ऐसी परिस्थिति संभव है या नहीं वो हमने बताना है। उनकी आयु का योग जो है वो 20 है। हम मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, माना दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष। 4 वर्ष पूर्व कहता है कि उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु थी, तो जो हमने ये मानी है ये वर्तमान आयु है, तो हम इसमें वर्तमान आयु लिखेंगे। तो पहले मित्र की आयु जो 4 साल पहले होगी वो वर्तमान में से 4 साल माइनस कर देंगे। इसी प्रकार 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु जो होगी वो 20 माइनस x माइनस 4 हो जाएगी, तो 16 माइनस x।
फिर कहता है प्रश्नानुसार इन दोनों का जो गुणनफल है वो 48, 4 साल पहले मित्र की आयु गुणा में दूसरे मित्र की आयु और इन दोनों का गुणनफल 48। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 16 की x से गुणा करेंगे 16x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 16 चौके 64 प्लस के 4x बराबर है 48। ये सारा सिस्टम जब उधर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 16 और 4 20x उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे और 64 उधर जाकर जुड़ जाएंगे 148 में तो 112 है। अब हमने देखना है कि d इसका अगर पॉजिटिव आ गया तो संभव है और d अगर नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे यह सिचुएशन संभव नहीं है। तो d जब हम निकालेंगे b स्क्वायर, b यहाँ पर -20 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 a की जगह यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा और c की जगह है 112। तो 20 का स्क्वायर ये हो जाएगा 400 और माइनस 12 चौक 48 448 तो माइनस के 48 आ गए। तो d जो है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, इसलिए यह सिचुएशन संभव नहीं है। इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो जो 4th चैप्टर है उसमें 4.3 को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।